Hi everyone, hope you all are doing good. So we have completed set one for ethics. Now let's get started with set number two. I'm sharing the screen with you all. Okay, so these are the questions that we got to do. Question number one. Garber, CFA, is a regular contributor to the website Wise Guide. मतलब एक वेबसाइट है उसमें अपना कुछ ब्लॉग्स वगैरह लिख रहा होगा ऐसा पढ़ के फील आ रहा है दिस पास्ट वीक गर्बर हैज बीन इनकरेक्टली कोटेड फिर से This past week, Gerber has been incorrectly quoted as recommending that investor buy shares in Bradford Incorporation. Okay. He is unaware that this message has been placed on the site as the quote was placed as a prank by an unknown source. Okay. कोई गर्बर के नाम से रिकमेंडेशन दे रहा है कि यार ये स्टॉक को बाई कर लो एंड ऑल दैट और गर्बर को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है This is the third time this has happened over the past month. ये तीसरी बार है. And each time the stock being mentioned moved in price according to the buy or sell recommendation. Right? जब कोई भी गड़बड़ के नाम से कुछ भी रिकमेंडेशन आता है उसके बाद स्टॉक प्राइस में मूवमेंट दिखता है इसका मतलब गड़बड़ एक फेमस पर्सनालिटी है राइट इसी चीज का कोई फायदा उठा रहा है वो गड़बड़ के नाम से रिकमेंडेशन दे रहा है उसके वजह से बाय एंड सेल स्टॉक प्राइस अप एंड डाउन मूव हो रहा है राइट अभी तक तो स्टोरी को पढ़ के इतना पता चला Fox CFA maintains and updates the Wise Guys site. Okay, site को maintain and update करने का काम Fox का है. And has learned how to determine if the quotes being attributed to Gerber are actually valid. उसको पता लग गया टेक्निक क्या टेक्निक सर कब गर्बर के नाम से जो रिकमेंडेशन आता है वो कब फेक है इसका पता लग गया इसको राइट फिर से पढ़ते हैं मेंटेन्स एंड अपडेट्स द वाइज गाइड साइट एंड हैज लर्नड हाउ टू डिटरमिन इफ द कोड्स बीइंग एट्रिब्यूटेड टू गर्बर आर एक्चुअली वैलिड राइट several days later he observes an investment recommendation posted on the site to buy Gresham Incorporation okay the investment recommendation is purported to be from Gerber but Fox actually knows it to be bogus तुमको सब समझ में आ गया होगा right फॉक्स को पता लग गया है कि यार अभी वापस से गर्बर के नाम से कोई एक रिकमेंडेशन आया है टू बाई व्हाट ग्रेशम लेकिन ये फेक है फेक ये मतलब एक्चुअली गर्बर ने नहीं दिया हुआ है तो अकाउंट को कोई यूज करके दे रहा है ये फॉक्स को पता लग गया अब देखते हैं फॉक्स क्या करता है he immediately sells 1000 Gresham short and emails Gerber to inform him of bogus recommendation बाप रे एक बार आगे मत पढ़ना देखो ये मतलब बहुत ज्यादा ही ब्रेन्स लगा दिया फॉक्स ने तो और तो गलत किया बहुत जैसे ही फॉक्स को पता चला कि एक रिकमेंडेशन आया है गर्बर के अकाउंट पे जो कि फेक है राइट तो फॉक्स ने क्या किया जिस भी स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन आया ना वो शेयर्स को क्या किया शॉर्ट किया क्यों ऐसा सुनना जैसे ही बाई रिकमेंडेशन आया तो वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा राइट प्राइस ऊपर गया होगा उसका और ये भाई ने तो शॉर्ट किया हुआ है ऊपर के प्राइस पे अब ये क्या कर रहे हैं ईमेल कर रहे हैं गर्बर को कि भाई तेरे नाम से वापस है ना किसी ने रिकमेंडेशन दे दिया है तू प्लीज आ और बता कि भाई तूने ये रिकमेंडेशन नहीं दिया करके राइट तो क्या होगा स्टॉक प्राइस एकदम नीचे जाएगा और इसको शॉर्ट पोजीशन में फायदा होगा तुमको ये समझ में आया कि स्टोरी फॉक्स को तो पता चल गया है कि यार वो फेक रिकमेंडेशन है राइट तो उसने क्या किया शॉर्ट करके रखा हुआ है शॉर्ट क्यों कर रखा हुआ है क्योंकि जैसे ही वो फेक अकाउंट से या गड़बड़ के नाम से फेक रिकमेंडेशन आया स्टॉक प्राइस ऊपर राइट तो उस टाइम पे हायर प्राइस पे शॉर्ट किया और गड़बड़ को मेल कर दिया बोला कि यार देख तेरे नाम से एक फेक रिकमेंडेशन आया तू प्लीज आ और बोल कि ये तेरा रिकमेंडेशन नहीं है जैसे ही वो आएगा बोलेगा कि यार ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है तो स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा और उसको क्या होगा शॉर्ट पोजिशन में क्या होगा फायदा ये तो क्लियर कट वॉयलेशन है फॉक्स क्या कर रहा है वॉयलेशन आपको दिखा सर कैसे वॉयलेशन है नंबर वन सर गर्बर के रिकमेंडेशन से स्टॉक प्राइस मूव होता है इसका मतलब गर्बर का रिकमेंडेशन क्या है मटेरियल नंबर टू गर्बर के नाम से फेक रिकमेंडेशन आया है ये सिर्फ फॉक्स को पता है दुनिया को नहीं पता है नॉन पब्लिक एंड इस मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फॉक्स ने ट्रेड किया है वायलेशन हो गया ना स्टैंडर्ड नंबर टू देखो गर्बर इमीडिएटली इश्यूज अ रिब्यूटल एंड ग्रेशम फॉल्स बाय 14% फॉक्स एक्शन इज violation of the standard concerning the use of material non-public information A right इनफैक्ट जिसने एथिक्स एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ा है ये स्टोरी पढ़ के उसको ऑप्शन भी तो टिक कर ही नहीं सकता नॉट इन वायलेशन इतना तो पक्का पता चल गया कि यार वायलेशन हुआ है लेकिन सर कौन सा वायलेशन हुआ है ऑप्शन नंबर सी में भी वायलेशन है
फिड्यूशियरी ड्यूटीज का, और ऑप्शन नंबर ए में भी वॉयलेशन है मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का। तो क्लियर कट मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, राइट। एक, सिर्फ फॉक्स को पता है कि वो फेक रिकमेंडेशन है तो नॉन पब्लिक, राइट। एंड सेकंड, सर वो गर्बर का रिकमेंडेशन से ना प्राइस मूव होता है मटेरियल, तो मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे फॉक्स ने ट्रेड किया, वॉयलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, a stockbroker who is a CFA Institute member is called on the telephone by a CEO of a large company. Okay, stockbroker को कॉल आया सीईओ से. The CEO asked to buy shares. एक सेकंड, इसका मार्किंग अपन ने किया ना, वन का, यस. The CEO asked to buy shares of the CEO's company. जो कंपनी का सीईओ है ना, उसका कॉल आया, बोला यार वो कंपनी का शेयर्स बाई कर लेना, राइट. जिस कंपनी का वो सीईओ है उसी का शेयर्स बाई करने बोल रहा है वो स्टॉक ब्रोकर को. क्यों बोल रहा है? एक सेकंड, द सीईओ आस्क्ड टू बाय शेयर्स ऑफ द सीईओ's कंपनी फॉर द अकाउंट्स ऑफ द सीईओ's चिल्ड्रन. बोल रहा है चिल्ड्रन के नाम पे बाई कर ले. इन द कोर्स ऑफ द कन्वर्सेशन द सीईओ सेज दिस विल रियली पे ऑफ व्हेन द अपकमिंग टेक ओवर गोस थ्रू. कुछ एक टेक ओवर एंड ऑल दैट होने वाला है, एंड जैसी वो न्यूज बाहर आ जाएगा तो स्टॉक का प्राइस एकदम सॉलिड अप हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा. तो उसके पहले ही उस सीईओ ने स्टॉक ब्रोकर को कॉल किया और बोला कि यार चिल्ड्रन के नाम पे ना कुछ शेयर्स बाई करके रख. अब इससे ज्यादा क्या चिल्ला चिल्ला के बोले कि सर मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, राइट. एक तो सर कंपनी का अंदर का आदमी सीईओ, उससे इन्फॉर्मेशन आ रहा है मटेरियल, प्लस ये टेक ओवर रिलेटेड न्यूज, राइट. द स्टॉक ब्रोकर चेक्स द सोर्सेस एंड फाइंड्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक ओवर. क्लियर कट बोला है. स्टॉक ब्रोकर ने देखा सोर्सेस एंड ऑल दैट कि क्या ये टेक ओवर वाला न्यूज पब्लिक हुआ है क्या. तो स्टॉक ब्रोकर को पता चला कि यार पब्लिक नहीं हुआ है, इसका मतलब मटेरियल नॉन पब्लिक, राइट. तो क्या स्टॉक ब्रोकर को ट्रेड करना चाहिए? नहीं सर. क्या दूसरे को ट्रेड करवाना चाहिए? नहीं सर, राइट. इन दिस केस द ब्रोकर शुड, ऑप्शन ए बोल रहा है, डू नीदर ऑफ द एक्शंस. नीदर ऑफ द एक्शंस मतलब बीएचसी पढ़ना पड़ेगा. एग्जीक्यूट द ऑर्डर फॉर ऑल क्लाइंट्स. अच्छा, बाकियों को ट्रेड करवा दो, नॉट अलाउड. only execute the order in compliance with standard 3A, since the client is buying stock for the children. तो क्या हुआ? neither, बी भी नहीं करना चाहिए, सी भी नहीं करना चाहिए. A is the option. Question number 3, SCFA manages a pension fund that has a sizable position in Knoll Corporation common stock. Okay, एक पेंशन फंड मैनेज करते हैं, वो पेंशन फंड का फंड्स ना बहुत ज्यादा नॉल कॉर्पोरेशन के स्टॉक में लगाया हुआ है. हेस ऑल्सो होल्ड्स नॉल कॉमन स्टॉक इन अ पर्सनल अकाउंट. उसके पर्सनल अकाउंट में भी है. Hess participates in an analyst conference call in which Knoll's CFO advises that the company's current quarter earnings will slip below consensus forecast. Okay, एक एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में गया था जहां पे बहुत सारे एनालिस्ट लोग थे. वहां पे कंपनी का सीएफओ ने बोला है कि यार ये क्वार्टर का अर्निंग्स ना, जो फोरकास्ट किया है ना कंसेंसस ने, उससे भी कम आने वाला है. ये तो सेंसिटिव है बहुत. तो नोल को क्या करना चाहिए? मैं नोल को बोल रहा हूँ, हेस को क्या करें? सबसे पहले तो यार ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, मटेरियल नॉन पब्लिक है, राइट. एक सेकंड आगे पढ़ लेता हूँ. तो नॉन पब्लिक आप कैसे बोल रहे हो? यहाँ पे देखो, नोल हैज नॉट डिस्क्लोज दिस टू पब्लिक. कंपनी के सीएफओ से आया हुआ है, मटेरियल है, प्लस वो पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, नॉन पब्लिक है, मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन. तो हेस को ना ही खुद ट्रेड करना चाहिए, ना ही इंश्योर करना चाहिए कि दूसरे इसके ऊपर ट्रेड करें, राइट. ना खुद ट्रेड करना चाहिए, ना ही इंश्योर करना चाहिए कि दूसरे इसके ऊपर ट्रेड करें, ठीक है. और हेस को बोल देना चाहिए कंपनी को कि यार प्लीज आप ये इन्फॉर्मेशन को ना पब्लिक कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल गया, एनालिस्ट लोग को, वो पास ऑन करेंगे इन्फॉर्मेशन, ट्रेडिंग एंड ऑल दैट हो जाएगा, राइट. लेट्स सी, ये तो जस्ट मैं बोल रहा हूँ बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड, मतलब आपको इतना सारी चीज ध्यान आ जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते. लेट्स सी. Hess believes the news of the poor earnings will reduce the stock's value significantly. स्टॉक का वैल्यू सिग्निफिकेंटली जाएगा, प्राइस सिग्निफिकेंटली नीचे जाएगा. मटेरियल, यहां से मटेरियलिटी का पता चला. हेस में सेल द स्टॉक, नो, बोला ना. मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के बेस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ना ही आप दूसरे को ट्रेड करवा सकते हो. नीदर यू ट्रेड नॉर यू कॉज अदर्स टू ट्रेड. तो ये तो गया. बोलता है नॉट सेल नॉल स्टॉक फ्रॉम इधर द पेंशन फंड और पर्सनल अकाउंट. परफेक्ट है. सी क्या बोल रहे हैं? सेल नॉल स्टॉक फ्रॉम द पेंशन फंड बट मे नॉट सेल इट फ्रॉम द पर्सनल अकाउंट. नहीं चलेगा. ए भी नहीं चलेगा, सी भी नहीं चलेगा, राइट. बी चलेगा. आपको इसके बेसिस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज द इंफॉर्मेशन वॉज मटेरियल एंड वॉट नॉट पब्लिक, नॉन पब्लिक.
Question number 4. Which of the following is a violation of standard 2B market manipulation? Okay. ये तीन में से एक वायलेशन है, मतलब दो वायलेशन नहीं है. Engaging in a block trade to limit the effect on the price of a thinly traded security. ये थोड़ी ना वायलेशन है. मेरे पास बहुत ज्यादा शेयर्स है, 5 लाख 10 लाख शेयर्स है, तो मैं एक साथ बेचूंगा तो प्राइस नीचे गिर जाएगा और मैं इंफीरियर प्राइस पे बेच पाऊंगा. तो उससे बेटर क्या है, आप ब्लॉक ट्रेड के थ्रू सेल करो ना. ये तो एक प्रॉपर तरीका हुआ ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, तो ये थोड़ी वायलेशन हुआ. बी क्या है, इम्प्लीमेंटिंग अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टू एक्सप्लॉइट डिफरेंसेस इन द मार्केट पावर इन द इंफॉर्मेशन. ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी आर नॉट मार्केट मैनिपुलेशन. मतलब सी हैज टू बी व्हाट, मार्केट मैनिपुलेशन. Overstating an earnings projection in order to increase the price of the stock, right? अब फालतू में अर्निंग का प्रोजेक्शन बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो ताकि स्टॉक का प्राइस बढ़े. आ गया ना मैनिपुलेशन का स्मेल. सी. क्या पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायलेशन? सी इज अ वायलेशन. क्वेश्चन नंबर 5. The investment banking department of the XYZ brokerage house often has information that would be of significant use to the firm's brokerage clients. इसका चर्चा इन लोग बहुत बार किया हुआ स्टैंडर्ड्स में, राइट? एक फर्म के अंदर बहुत सारे टीम होते हैं. जैसे कि एक आईबी टीम है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम. वो आईबी का काम संभालता है, कंपनीज का आईपीओ किसी को लेके आ रहे हैं, ऑल दैट स्टफ. एक होता है रिसर्च टीम जो रिसर्च रिपोर्ट लिखता है. एक होता है ट्रेडिंग टीम जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम के पास तो बहुत सारा खुफिया इंफॉर्मेशन होता ही है, राइट? क्योंकि उन लोग कंपनी के साथ डायरेक्ट टच में रहते हैं, उनको सब पता रहता है, राइट? अब ये इंफॉर्मेशन लीक ना हो, राइट, इसके बेस पे ट्रेड ना हो जाए, ये कैसे इंश्योर करेंगे? तो स्टैंडर्ड में ना दे हैव यूज्ड द टर्म फायरवॉल्स. आपको याद आ रहा होगा फायरवॉल्स. इन्होंने लिखा देयर शुड बी अ फायरवॉल बिटवीन द आईबी टीम, बिटवीन द ट्रेडिंग टीम, बिटवीन द रिसर्च टीम. मतलब आईबी टीम का कोई भी बंदा ट्रेडिंग टीम से बात नहीं कर सकता, रिसर्च टीम से बात नहीं कर सकता, राइट? तभी जाके तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगा ना, राइट? ऐसा स्मेल आ रहा है क्योंकि उन्होंने ये बोला, देखो तो, the investment banking department of the XYZ brokerage house often has information that would be of the significant use, right? अब आगे बोला, to comply with the CFA Institute standards of the professional conduct, which of the following policies should XYZ adopt, right? XYZ को क्या adopt करना चाहिए? firewall setup करना चाहिए. ए बोल रहे disseminate this information to all clients at the same time. वाह, right? Material non public information सारे clients को एक साथ बोलना भाई, हाँ, ताकि सारे के सारे clients को ट्रेड कर सके. Not allowed, right? Encourage their investment banking clients to publicly disseminate this information. C. Establish physical and informational barriers to prevent exchange of information between the investment banking and the brokerage operations. यही firewalls का जो मैं बात कर रहा था, right? Barriers to prevent the exchange. It has to be C. जो ऑप्शन नंबर बी है ना, encourage the clients to publicly disseminate this information, ये भी बहुत सारे लोगों को सही लग रहा होगा जो लोग स्टैंडर्ड्स पढ़ के बैठे हैं, और सारे लोग पढ़ के बैठे होंगे, राइट? तो क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए बी इज नॉट अप्रोप्रिएट, राइट? क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्लियर कट हिंट दे रहा है कि यार आईबी के पास तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है. उसके बाद वो डेफिनेटली हिंटिंग उस तरफ है कि यार कैसे इंश्योर करे कि यार वो आईबी टीम से दूसरे डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन का स्पिल ओवर ना हो, तो फायरवॉल्स को सेटअप करेंगे. वैसे बी क्या, बी भी सही है. बी कब करेक्ट होता है पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप कॉन्फ्रेंस कॉल एंड ऑल दैट में चले गए, सीएफओ से कुछ ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकल गया, राइट? एंड बहुत सारे बाकी लोग ने भी सुन लिया. तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि यार इस इंफॉर्मेशन, इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बाकी लोग ट्रेड ना करें? तो आप जाके बोलोगे कंपनी को, यार प्लीज ये इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दो ना प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोग ने, एनालिस्ट लोग ने सुन लिया है, तो देयर आर हाई चांसेस कि यार ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड हो सकता है. तो ये ना हो, इसलिए प्लीज हम कंपनी को बोलते हैं आप प्लीज इसको पब्लिक कर दीजिए ना, राइट? ये तब आता है काम, राइट? इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ना एक क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन सेट में, उसको डायरेक्टली करते हैं. 5 का तो सीए इंपॉर्टेंट है 5. तो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा भाई, इसीलिए तो एथिक्स एकदम चैलेंजिंग बन जाता है. 1-to-1 कोरिलेशन थोड़ी कि यार ऐसा क्वेश्चन पूछा तो भाई ये आंसर मार्क करेंगे, तब तो फिर एथिक्स में कोई इतना स्ट्रेस होता ही नहीं. चैलेंज ये पार्ट हो जाता है कि आपको क्वेश्चन को मेच्योरली समझना पड़ेगा, उसका कॉन्टेक्स्ट एंड टोन समझना पड़ेगा, एंड देन बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? अब देखना, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स सी. एक बार क्वेश्चन नंबर 10 में जा रहे, डायरेक्टली जा रहे. क्वेश्चन नंबर 10 देखना. Given in CFA covers the textile industry for a brokerage firm. Okay. While at his golf club on Saturday, he notices several executives from
two of his covered companies entering a private dining room and sees a pro forma balance sheet combining the two companies okay projected onto a screen. स्टोरी समझ में आ गया? राइट, एक सीएफए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कवर करता है, गोल्फ क्लब में दो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स लोग एक प्राइवेट डाइनिंग रूम में गए, राइट, वो दो कंपनीज वही है जिसके ऊपर वो रिसर्च रिपोर्ट लिखता है, राइट, और क्या चल रहा है डाइनिंग रूम में कि यार दोनों कंपनीज का ना और क्या प्रोफोमा बैलेंस शीट को कंबाइन करके देख रहे हैं उन लोग स्क्रीन में, राइट। अब देखना, द एग्जीक्यूटिव्स ग्रीट यूनियन, देख लिया होगा यूनियन को भी, तो हाई लोग के सेफ होने आ रहे हैं और क्या चल रहा है, राइट, एंड कंफर्म दैट देयर कंपनीज इंटेंड टू मर्ज, कंफर्म कर दिया कि हम लोग दोनों का मर्जर होने वाला है। यार ये तो मटेरियल नॉन पब्लिक एकदम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, राइट। यूनियंस मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी, लेट्स सी, डाइवेस्ट हिज पर्सनल होल्डिंग्स ऑफ बोथ द कंपनीज, व्हाट नॉनसेंस, मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ये बोल रहा है यार यूनियन को तुरंत अपना होल्डिंग्स को बेच देना चाहिए, नहीं, राइट। एनकरेज द कंपनीज टू अनाउंस द मर्जर, ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है भाई ये पब्लिक कर दो, राइट। सी क्या बोलता है, राइट अ रिसर्च रिपोर्ट अपडेटिंग द आउटलुक फॉर बोथ कंपनीज, कि यार मैं, यूनियन बोल रहा है मैं रिसर्च रिपोर्ट में लिख दूंगा कि यार ऐसा ऐसा कुछ मर्जर एंड ऑल दैट होने वाला है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यू आर अलाउिंग अदर्स टू ट्रेड। आपका रिसर्च रिपोर्ट लोग पढ़ेंगे, उनको अंदाजा लग जाएगा ये चीज क्या है, उन लोग ट्रेड करेंगे, दिस इज आल्सो नॉट अलाउड, राइट। तो ए इज नॉट अलाउड, सी इज नॉट अलाउड, तो क्या बी इज अलाउड, राइट। यूनियन को बोलना चाहिए न्यूज प्लीज आप पब्लिक कर दीजिए ना, यहाँ पे बी इज करेक्ट, राइट। एनकरेज द कंपनीज टू अनाउंस द मर्जर। आपको सी क्यों रॉन्ग है समझा? आप रिसर्च रिपोर्ट में कैसे लिख सकते हो इतना सेंसिटिव नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, राइट। आप रिसर्च रिपोर्ट में लिखोगे, अपने क्लाइंट्स को दोगे, राइट, क्लाइंट्स उसको देखेंगे, समझ जाएंगे, राइट, उसके बेस पे ट्रेड करेंगे। इसका मतलब आपने ट्रेड नहीं किया, बट यू हैव कॉस्ट अदर्स टू ट्रेड बेस्ड ऑन द मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, दिस इज आल्सो व्हाट वायलेशन एज पर द स्टैंडर्ड 2। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए आपको मेच्योरली टिक करना पड़ेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, टेलर, a level 1 CFA candidate, trades cotton contracts for a small commodity broker. Okay. Taylor convinces a government cotton inspector to issue a warning that convinces a government cotton inspector, कुछ तो उसके साथ कुछ दोस्ती यारी कर लिया और बोला कि यार एक स्टेटमेंट पास करो, क्या, that the Texas cotton crop is in danger from insect infestation. Okay. और इंस्पेक्टर ने पास भी किया लगता है, that this लिखा हुआ है, convinces the government cotton inspector to issue warning that the Texas cotton crop is in danger from insect infestation. एक बार आगे मत पढ़ना, इससे क्या होगा आगे तुमको क्या लगता है कि जैसे ये बाहर जैसे ये अनाउंस किया, या इंस्पेक्टर के थ्रू कमेंट्स बाहर आया कि यार क्रॉप इज इन डेंजर फ्रॉम इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, तो कहीं ना कहीं एक सप्लाई स्केर्सिटी का माहौल बन जाएगा कि यार बहुत सारे क्रॉप सड़ गए बिकॉज कीड़ा लग गया उसमें, दिस दैट, तो सप्लाई स्केर्सिटी हो जाएगा और वो कॉटन का प्राइस क्या हो जाएगा। अब यही तो होता है यार, जैसे खबर आ जाता है मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में कि यार पोटैटोस का सप्लाई कम हो गया, स्केर्सिटी हो गया, तो प्राइस कैसे आसमान में चले जाता है। ऑनियन का सप्लाई स्केर्सिटी हो गया तो कैसे प्राइस आसमान में चले जाता है। तो टेलर ने यही क्या बोलते हैं करवाया, एक इंस्पेक्टर को कन्विंस किया, बोला कि यार ऐसे स्टेटमेंट पास करो जिससे कि एक सप्लाई स्केर्सिटी का माहौल बन जाए और प्राइस शॉर्ट अप हो जाए। द प्राइस ऑफ कॉटन सोर्स, जो कि होना ही, टेलर इमीडिएटली शॉर्ट्स कॉटन फ्यूचर्स, मेरे को लगा जैसी प्राइस ऊपर गया, ऊपर के प्राइस पे शॉर्ट किया। अब ये क्या करने वाला पता है क्या, अब इंस्पेक्टर को जाके ऑफिस से बोलेगा कि यार जो पुराना वाला स्टेटमेंट था ना उसको रिवर्स कर दो, तो क्या प्राइस क्या वापस से नीचे आ जाएगा और उसको फ्यूचर्स पोजीशन में क्या हो जाएगा, फायदा, राइट। क्लियर कट मार्केट मैनिपुलेशन देख रहे हैं तो। Once the position is created, the government inspector issues a second report रिवर्सिंग इज ओरिजिनल ओपिनियन एंड कॉटन प्राइसेस प्लमेट, नीचे गिर गया, तो सर शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन में फायदा हो गया और वो फायदे को मिल बांट के खाएंगे कौन, टेलर और वो इंस्पेक्टर। सिम्स, a level 3 CFA candidate would like to generate a tax loss on a security held in a personal portfolio. Okay, पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स वगैरह है, उसमें अभी लॉस चल रहा है, तो अगर वो स्टॉक को सेल करेगा तो लॉस बुक हो जाएगा। ये अक्सर लोग करते हैं ताकि लॉस को गेन्स के सामने सेट ऑफ कर सके और टैक्स लायबिलिटी को कम कर सके, एकदम नॉर्मल स्टफ है। However, he believes the security has a significant upside potential. बोल रहा है यार बेचने का तो मन नहीं कर रहा बिकॉज द स्टॉक हैज एन अपसाइड पोटेंशियल।
तो क्या करें? टू अवॉइड द वॉश सेल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स कोड, सिम्स सेल्स द सिक्योरिटी, सेल किया, लॉस को बुक किया, एंड साइमल्टेनियसली क्रिएट्स अ सिंथेटिक लॉन्ग पोजीशन यूजिंग डेरिवेटिव्स, राइट? तो इतना हाईफाई अगर नहीं समझ में आया तो यार, उसने सेल किया स्टॉक को, लॉस बुक किया, पर उसको लग रहा था कि यार स्टॉक आगे ऊपर जा सकता है, तो कुछ एक डेरिवेटिव में पोजीशन ले लिया, या तो फ्यूचर्स बाई कर लिया होगा, या तो फॉरवर्ड बाई कर लिया होगा, या तो कॉल बाई कर लिया होगा, राइट? तो सर ये अलाउड है कि? एकदम अलाउड है, ये तो करते, ये तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी का तरीका हो गया कि यार मेरे को ना अभी टैक्स लायबिलिटी कम करना है, तो यार मेरा एक पोजीशन ना लॉस में चल रहा है, तो उसको बुक करता हूँ, राइट? लॉस बुक कर लेता हूँ ताकि वो लॉस गेन के सामने ऑफसेट हो और टैक्स लायबिलिटी कम हो। लेकिन मेरे को लगता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है, तो मैं एक डेरिवेटिव में पोजीशन बना लेता हूँ, राइट? ताकि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर चले जाए तो मेरे को फायदा हो जाए। तो इसमें क्या वॉल्यूशन है? ये तो करते ही लोग, पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। With regard to standard 2B, market manipulation, which of the following statement concerning Taylor's and Sims conduct is correct? Both Taylor and Sims are in violation. Nahi. Neither Taylor nor Sims. Nahi. Taylor is in violation, but Sims is not in violation. C. Question number 7. Manog, CFA, is analyzing the stock of a manufacturer of fishing boats. Okay. By analyzing public information. Okay. Speaking with the firm's supplier and customers, okay, and counting the new boats in a company's boatyard, Manock concludes. क्या मैं बोल सकता हूँ इतना पढ़ के मैनॉग ने, इतना पढ़ के क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैनॉग ने एडिक्वेट रिसर्च एंड ऑल दैट किया? यस। पब्लिक इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, वो फर्म का सप्लायर से बात किया, कस्टमर से बात किया, और कितने बोट्स पड़े हैं बोट यार्ड में उसको गेज किया, एनालाइज किया, उसके बाद वो कुछ कंक्लूजन में पहुंचा है। तो एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस तो दिख रहा है ना। Manock concludes that the company's new fishing boat is not meeting sales expectations. Okay. Anticipating that this will cause the stock price to decline, Manock takes a short position in the stock. Manock has not violated CFA Institute standards, right? मैंने पूरा रिसर्च किया, फाइनेंशियल्स को देखा, सप्लायर्स कस्टमर से बात किया, बोट यार्ड में कितने बोट्स पड़े हैं उसको देखा, उसके बाद मैंने कंक्लूड किया कि यार सेल्स उतना ज्यादा नहीं हो सकता है, उस बेसिस पे मैंने वो स्टॉक्स को सेल किया। परफेक्ट है, नॉट वायलेटेड, राइट? एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस है, राइट? सारा लॉजिक है उसके पास कि उसने क्यों वो शेयर्स को सेल किया या शॉर्ट पोजीशन लिया। 7 का वर्ड बी। एथिक्स पढ़ते पढ़ते लोग एकदम वैसे हो जाते हैं कि यार कुछ भी चीज को शक के नजर से देखो, राइट? वायलेशन तो पक्का होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ वायलेशन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैच्योरली देखना पड़ेगा आपको, राइट? एंड जो भी स्टूडेंट ऐसा मैच करने की कोशिश कर रहा है कि सर बता दो ना कब कब स्टेटमेंट ऐसा दिखे तो वायलेशन बोलेंगे, कब कब ऐसा दिखेगा तो नॉन वायलेशन बोलेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, राइट? यहाँ पे मेच्योरिटी एकदम लाना पड़ेगा। क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार पढ़ते हुए एक मेच्योरिटी आ जाता है, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ डिलीवर करने का। 8. Regarding non-public information, which of the following statement is not correct? ये तीन में से एक गलत है, मतलब दो सही है। A member can be summarily suspended for having received material non-public information. मैं मेंबर, मेरे को मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन कहीं से पता चला, तो मैं थोड़ी यार सिन कमिट कर दिया, कोई पाप थोड़ी कर दिया, मिल तो सकता ही है, राइट? इट इज जस्ट दैट मेरे को उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है और इंश्योर करना है कि दूसरे भी ट्रेड ना करें, राइट? तो मिल तो सकता ही है, मिलना इज नॉट अ वायलेशन। यहाँ पे बोल रहा है मेंबर कैन बी सस्पेंडेड फॉर हैविंग रिसीव्ड मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। फॉल्स स्टेटमेंट वही अपने को ढूंढना था। ये तीनों में से क्या चीज करेक्ट नहीं है? ए इज नॉट करेक्ट। बी पढ़ रहे हैं। An analyst may use some types of non-public information. An analyst may use some type of non-public information which are what? Non-material. Obviously, वो implied है statement में, बोला है ना, an analyst may use non-public information which are non-material, right? तो एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो नॉन पब्लिक है बट वो इतना मटेरियल नहीं है, यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो नॉन पब्लिक है बट वो मटेरियल है, मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन आप यूज नहीं कर सकते, राइट? सी क्या है? Disclosing material non-public information would have an impact on the price of a security or to be of interest to a reasonable investor। बोल रहा है एक मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन वो होता है जिसका इम्पैक्ट प्राइस पे होता है, सही है? या फिर और
इन्वेस्टर्स लोग चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन उनके पास हो। हाँ, डेफिनेशन बोल रहा है। मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन है जिसका इम्पैक्ट होता है प्राइस पे, एंड रीजनेबल इन्वेस्टर्स लोग चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन उनके पास हो। सही बोल रहा है। तो बी एंड सी आर करेक्ट, ए इज व्हाट इनकरेक्ट। Question number 9. CLAT CF is a representative for Thiel Financial Network. CLAT received a phone call at home from Kind, a junior executive at Westtown Development Company, asking whether CLAT had heard that Westtown has had just reached an agreement to acquire a major shopping mall chain at a favorable price. तुमको समझा क्या हो रहा है? CLAT को फोन कॉल आया। किससे आया? एक जूनियर एग्जीक्यूटिव से जिसका नाम है काइंड। वो काइंड उससे बोल रहा है कि यार, आपने न्यूज सुना क्या कि हम लोग का कंपनी एक्विजिशन कर रहा है एक शॉपिंग मॉल चेन को एंड ऑल दैट को, राइट? ऐसा खबर पास ऑन किया। Clatt had not heard the news, and Clatt was able to confirm that the information had not yet been made public, right? उसने चेक किया कि यार ये information public हुआ है कि नहीं हुआ है। तो नंबर वन, एग्जीक्यूटिव ने कॉल किया और क्लियर कट बता दिया कि यार एक्विजिशन होने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में नहीं गया हुआ है, राइट? तो मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का फीलिंग तो आई गया। अब काइंड ने क्यों कॉल किया देखना। काइंड क्या बोल रहा है? काइंड रिक्वेस्टेड दैट द क्लैट एक्वायर 10,000 शेयर्स ऑफ वेस्ट टाउन फॉर काइंड्स पर्सनल अकाउंट। बोला आप प्लीज मेरे नाम पे 10,000 शेयर्स बाइक कर लो ना। क्लैट शुड, तीनों ही ऑप्शन में देख लो। क्लैट शुड नॉट अक्वायर, नॉट अक्वायर, नॉट अक्वायर। अब कौन सा वाला नॉट अक्वायर सही है ये ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए, क्लैट शुड नॉट अक्वायर द शेयर्स अंटिल ही हैज कॉन्टैक्टेड वेस्ट टाउन्स मैनेजमेंट एंड एनकरेज्ड देम टू पब्लिकली अनाउंस द मर्जर डिस्कशन। B. CLAT should not acquire the shares until the information is made public. C. CLAT should not acquire the shares forever. कभी नहीं करना चाहिए। इन तीनों में से कौन सा आंसर? पता है आपको 99% ऑफ द स्टूडेंट ए में जाएगी कि सब क्लैट को तब तक शेयर्स अक्वायर नहीं करना चाहिए जब तक कि वो मैनेजमेंट के पास जाके ये ना बोले कि यार आप प्लीज ये इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर दो। ये तो ये वाला बात हो गया कि यार मैं क्लैट हूँ, सुनना तो मैं क्लैट हूँ, मैं गया मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट को बोला कि यार ऐसा ऐसा जो न्यूज है आप प्लीज इसको पब्लिक कर दीजिए। ये मैंने उनको एडवाइस किया। इतना बोल के मैं घर आया, और घर आने के बाद मैंने वो शेयर्स बाई कर लिए। मैंने वॉयलेशन किया कि नहीं किया? किया ना वॉयलेशन, राइट? ये क्या बात होता है कि मैं मैनेजमेंट के पास गया था और मैंने उनको बोल दिया था कि आप प्लीज इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दो, और फिर मैं घर आके मैंने शेयर्स बाई किया। मैंने बोल तो दिया था उनको। अरे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट क्या उन्होंने पब्लिक किया क्या। आपने बोलने के बाद भी अगर उन्होंने पब्लिक नहीं किया है, मतलब वो मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन था और आपने ट्रेड कर दिया। आप ट्रेड तभी कर पाओगे जब वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में जा चुका, राइट? तो एक ऐसा खींच रहा है देखो, तो बोल रहा है क्लैट शुड नॉट अक्वायर द शेयर्स अंटिल ही हैज कॉन्टैक्टेड वेस्टाउन्स मैनेजमेंट एंड एनकरेज देम टू पब्लिकली अनाउंस द मर्जर डिस्कशन, राइट? तो बहुत सारे लोग हाँ हाँ सही है यार, जब तब तक अपन शेयर्स नहीं खरीदेंगे जब तक हम वेस्टाउन मैनेजमेंट के पास जाके उनको एनकरेज नहीं करते हैं कि आप प्लीज पब्लिक करो। इसका मतलब एक बार जाके हमने उनको एडवाइस कर दिया पब्लिक करो तब खरीद सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ, राइट? इसका ये मतलब हुआ, विच इज वॉट नॉट ट्रू। समझा तुमको? वाई ए इज नॉट द ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा है क्लाइंट शुड नॉट एक्वायर द शेयर्स अंटिल ही हैज कॉन्टैक्टेड वेस्टाउन्स मैनेजमेंट एंड एनकरेज देम टू पब्लिकली अनाउंस। इसका मतलब क्लाइंट कैन परचेज द शेयर्स वंस ही हैज कॉन्टैक्टेड वेस्टाउन्स मैनेजमेंट एंड एनकरेज देम टू व्हाट, पब्लिकली अनाउंस द मर्जर डिस्कशन। नो, राइट? क्लाइंट को देखना पड़ेगा कि आप पब्लिक सही में हुआ क्या वो न्यूज। क्लाइंट शुड नॉट एक्वायर द शेयर्स अंटिल द इंफॉर्मेशन इज मेड पब्लिक। यस, इसका मतलब सर क्लाइंट कैन एक्वायर शेयर्स वंस द इंफॉर्मेशन इज मेड पब्लिक। यस, बी। और सी बोल रहा है क्लैट शुड नॉट अक्वायर शेयर्स, कभी जिंदगी में वो शेयर्स को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं है, एक बार पब्लिक हो गया तब तो आप पोजीशन बना ही सकते हो, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए एथिक्स एक चैलेंज हो जाता है, राइट? लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार, मेच्योरिटी समझना पड़ेगा। इसलिए मैं साइड में एनालॉजी भी दे रहा हूँ कि यार मैं तो गया मैनेजमेंट के पास, मैंने बोल दिया कि यार प्लीज पब्लिक कर दो ना, राइट? और इतना बोल के आया, घर पे आके शेयर्स बाई कर लिया। ये क्या नॉनसेंस है भाई? आपने ये नहीं देखा क्या उन्होंने सही में पब्लिक किया कि नहीं किया, और उन्होंने अगर नहीं किया है तो फिर आपने क्या किया? मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड किया, विच इज व्हाट वायलेशन। 9 का इट इज बी। 10 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 11। सैंडविच CFA completes a research report with a buy recommendation for Econ Properties.
In the early afternoon, Sandvik emails this recommendation to his clients who had responded to his request that they provide Sandvik with the email addresses. Okay, email addresses सारे clients का पता था और उन सभी के ईमेल पे हमने वो recommendation by recommendation को communicate कर दिया है. Fair dealing. Later that afternoon, the printed recommendation, okay, जो email में गया हुआ है ना, उसका printed version हमने क्या किया, is forwarded to the postal service. Okay, printed version में हर एक client को भेजा गया via postal for normal delivery to all customers who receive their mailing 1 to 3 days later. Sandvik has not violated. क्या अर्ज है, मैंने सारे clients को mail and all that कर दिया, right, एक साथ fair dealing है, right, fair treatment है. उसके बाद physical copy पोस्टल के थ्रू हर एक के घर पे भेजा है. व्हाट्स द इशू, सारे क्लाइंट्स को मेल के थ्रू तो मिल ही गया है, राइट. Has not violated the code and standards because he acted fairly in disseminating research information to his clients. Perfect. BNC बोलता है violated. 11 का what? A. Question number 12. Which of the following most accurately states a limitation that the fair dealing standard imposes? ये तीनों में से fair dealing के towards कौन सा statement सही है, right? Fair dealing ये तीनों में से किसको कौन सा statement को देखते हुए लग रहा है कि हाँ यार ये fair dealing के बारे में बोल रहा है, वैसा बोल रहा है. Clients should not be discriminated against when disseminating investment recommendation. यही तो चिल्ला चिल्ला के fair dealing बोल रहा है, right? किसी clients को पहले information दिया, किसी clients को बाद में information दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए यार. आप discriminate क्यों कर रहे हैं, right? तो ऑप्शन नंबर ए इज रिलेटिंग टू फेयर डीलिंग. ऑप्शन नंबर बी एंड सी देखते हैं. रेफरल फीस खत्म. रेफरल फीस ना आपका स्टैंडर्ड नंबर 6, फेयर डीलिंग स्टैंडर्ड नंबर 3. बिफोर ट्रेडिंग, ऑप्शन नंबर सी देख रहा हूं. बिफोर ट्रेडिंग ऑन अ ओन पोर्टफोलियो, a CFA charter holder must wait for employer and client deals to be executed. Priority of transaction, ये भी स्टैंडर्ड नंबर 6. A is perfect relating to fair dealing, standard number 3. Question number 13. Regarding point number 1, that is not voting on all client proxies. There's a language समझो. Not voting all client proxies. सुना? I am the portfolio manager. Client has given me authority to vote on their behalf, right? तो कंपनी रिलेटेड हर इशू पे जाके मेरे को वोटिंग करने जाना चाहिए क्या? कंपनी के हर एक इशू पे मेरे को मीटिंग्स में जाके वोट करना चाहिए क्या? चलो एक बार क्वेश्चन को बोल दो, ऐसे जस्ट जनरल चीफ डिस्कस कर रहा हूँ. ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि सर मैं क्लाइंट के बिहाफ पे वोट करता हूँ, तो कंपनी के सारे मैटर्स पे मेरे को जाके वोट करना चाहिए क्या? नहीं यार, सारे के सारे मैटर्स इतने सीरियस थोड़ी होते हैं. बहुत सारे मैटर्स तो चिंदी होते हैं, राइट. तो पोर्टफोलियो मैनेजर जा रहा है मीटिंग में, वोट एंड ऑल दैट कर रहा है. ऑब्वियसली कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दिस दैट, वो अल्टीमेटली कौन बेयर करेगा? क्लाइंट्स बेयर करेगा. तो यार ये तो आप अनएथिकली एक्ट कर रहे हो. फालतू का पोर्टफोलियो मैनेजर क्या कर रहा है, हर एक इशू पे जाता है, मीटिंग में बैठता है मस्त में, राइट, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करता है, अल्टीमेटली रिम्बर्स करवाते किससे? क्लाइंट से, या क्लाइंट बेयर कर रहा है? नॉट नेसेसरी. इंपॉर्टेंट इश्यूज, राइट, जो एकदम इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी का वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस दैट, तो ऐसे इंपॉर्टेंट अफेयर्स में जाके वोटिंग एंड ऑल दैट को एक्सरसाइज करना चाहिए ना. सारे के सारे एजेंडा पे जाके वोटिंग अगर आप कर रहे हो तो आप फालतू का आप क्लाइंट का खर्चा ही बढ़ा रहे हो. तो नॉट वोटिंग ऑन ऑल क्लाइंट प्रॉक्सीज, क्या बोला है? नॉट वोटिंग ऑल क्लाइंट प्रॉक्सीज, it's actually not a violation, right? And using a directed brokerage arrangement का मतलब क्लाइंट ने बोला है पोर्टफोलियो मैनेजर को कि आप वो ब्रोकर से ट्रेड एग्जीक्यूट करवाओ. क्लाइंट ने बोला है कि वो ब्रोकर से कराओ, तो मेरे को क्लाइंट का सुनना पड़ेगा, राइट. तो आप पॉइंट नंबर 2 कर रहे हो तभी वॉयलेशन नहीं है. पॉइंट नंबर 1 कर रहे हो कि यार मैं हर एक एजेंडा पे जाके वोट नहीं करता हूं, तो भी वॉयलेशन नहीं है. वॉयलेशन कब होगा? जब अगर आप हर एक मीटिंग में जाके वोट कर रहे हो, फालतू का खर्चा है ना, ऑल दैट इनकर कर रहे हो, क्लाइंट से रिम्बर्स करवा रहे हो, या फिर क्लाइंट ने जो ब्रोकर आपको सजेस्ट किया है आप उससे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा रहे, राइट, तो वॉयलेशन होगा. आपको समझे? आप हर एक मीटिंग में जाके वोट कर रहे हो, या फिर क्लाइंट ने जो ब्रोकर सजेस्ट किया आप उसके थ्रू ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा रहे हो, तो वॉयलेशन होगा, राइट. A member would violate the standard by engaging in neither of these practices. Neither of these practices का मतलब ना ही मैं पॉइंट नंबर 1 कर रहा हूं. पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? You should not vote on all client proxies. मैं ये नहीं कर रहा हूं.
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा जाके हर प्रोक्सीज में वोट कर रहा हूँ, राइट, हर मीटिंग में। सेकंड क्या बोल रहा है, यू शुड यूज अ डायरेक्टेड ब्रोकरेज अरेंजमेंट, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद का ही ब्रोकर को चूज कर रहा हूँ, क्लाइंट ने जो मेरे को रिकमेंड किया मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो जाके वॉयलेशन है ना। इफ यू आर नीदर डूइंग पॉइंट नंबर 1 एंड नीदर डूइंग पॉइंट नंबर 2, इसका मतलब यू आर व्हाट, वॉयलेटिंग। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, a member would violate the standard by not voting all proxies, not voting all proxies से violation थोड़ी होगा, right? सी क्या है, using a directed brokerage arrangement, ये भी violation नहीं है, right? तो बी एंड सी आर नॉट violation, ए इज violation. Question number 14. With regard to disseminating investment recommendations, the recommended procedures for compliance with standard concerning fair dealing least likely state, एक सेकंड, least likely आ गया, तो एक बार देखते हैं ना कि यार फेयर डीलिंग क्या कहता है, लाइकली स्टेट देखते हैं, दो स्टेटमेंट लाइकली वाला होगा, जो बच गया हो क्या होगा, लीस्ट लाइकली, दैट द मेंबर्स एंड कैंडिडेट शुड, तो मैं लाइकली स्टेटमेंट को ढूंढ रहा हूँ, शुड शॉर्टन द टाइम फ्रेम बिटवीन द डिसीजन टू मेक एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन एंड इट्स डिसेमिनेशन, एकदम सही बोल रहा है, राइट? इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन कर रहे हैं, इनफैक्ट पोर्टफोलियो मैनेजर या रिसर्च एनालिस्ट ने एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन दिया, तो वो यार तुरंत क्लाइंट को डिसेमिनेट हो जाना चाहिए, राइट? इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन और डिसेमिनेशन में ज्यादा गैप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो गैप में क्या पता कहीं न्यूज बाहर वगैरह चले गया तो, राइट? तो यार आपका रिकमेंडेशन को तुरंत क्लाइंट को डिसेमिनेट कर दो, रिकमेंडेशन और डिसेमिनेशन में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, राइट? तो शॉर्टन द टाइम फ्रेम बिटवीन द डिसीजन टू मेक एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन एंड इट्स डिसेमिनेशन, ट्रू। बी क्या कह रहा है, maintain a list of clients and their holdings to facilitate notifying them of changes in the investment recommendations. Yes, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। यार एक पर्टिकुलर स्टॉक हमारे कौन से क्लाइंट होल्ड कर रहे हैं, कौन से क्लाइंट, 100 क्लाइंट में से 30 क्लाइंट्स एक पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, एंड उस स्टॉक के टुवर्ड्स कुछ एक चेंज ऑफ रिकमेंडेशन आया, तो वो सारे के सारे क्लाइंट्स जो लोग वो स्टॉक होल्ड कर रहे हैं उनको हम लोग डिसेमिनेट करेंगे, राइट? यार अभी रिकमेंडेशन हमारा चेंज हो गया, तो चलो ऐसे कर देंगे, राइट? तो मेंटेन अ लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड देयर होल्डिंग्स to facilitate notifying them of the changes in the investment recommendation. So A and B are the likely statement, correct statement. C least likely होगा। C क्या कहता है, maximize the number of people who know an investment recommendation is going to be disseminated. No, maximize नहीं, limit, minimize। यार इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन क्या है, ये फर्म के बहुत कम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे फर्म को पता हो गया कि यार ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन है, तो देयर आर हाई चांसेस कि यार कुछ लोग जाके कुछ क्लाइंट्स को पहले से बता देंगे, राइट? तो डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, फेयर डीलिंग हर्ट हो जाएगा, राइट? तो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बाय या सेल है, ये फर्म के कुछ लोग को पता होना चाहिए, उसको तुरंत आपको डिसमिनेट कर देना चाहिए, राइट? सी इज व्हाट, प्लीज लाइक, लेट मी ड्रिंक वाटर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15. Staples CFA manages a pension fund sponsored by Hill Corporation. ओके, इतना पढ़ के फील आ गया कि सर अगर मैं पेंशन फंड्स को मैनेज एंड ऑल दैट कर रहा हूं, तो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स द व्हाट, बेनिफिशियरीज, राइट? द कोड एंड स्टैंडर्ड मोस्ट लाइकली रिक्वायर्स स्टेपल्स टू एक्ट solely in the interest of the ultimate beneficiaries. A. Question number 16. Major CFA received a proxy material related to hostile takeover attempt of Danube Industries by Balnet Company. Listen, received the proxy material related to hostile takeover attempt of Danube Industries by Belnet Company. Right, Belnet Company acquire करना चाह रहा है Danube Industries को, तो ये चीज पोर्टफोलियो मैनेजर को, इनफैक्ट जो मैनेज कर रहा है मेजर, उसको आ गया एजेंडा की यार वोटिंग एंड ऑल दैट के लिए आना पड़ेगा, या वोट इन द फेवर ऑफ टेक ओवर या अगेंस्ट द टेक ओवर, व्हाटएवर, राइट? शी होल्ड्स शेयर्स ऑफ Danube इन मोस्ट ऑफ अ क्लाइंट्स अकाउंट्स। यस, ये जो मेजर सीएफए है वो बहुत सारे क्लाइंट्स के अकाउंट्स में Danube शेयर्स ओन कर रही है, तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट के बिहाफ पे वोट करने जाएगी, राइट? मेडर हैज अ हाई ओपिनियन ऑफ Danube's मैनेजमेंट बिकॉज Danube's मैनेजमेंट, जिसका टेक ओवर होने वाला है, because they have run the company successfully and have always responded directly and honestly to our inquiries. Okay, तो Danube का मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सक्सेसफुली कंपनी को रन किया एंड ऑल दैट, राइट? ये इसका ओपिनियन है, किसका? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। शी इज नॉट एक्वेंटेड विद बैलेंस मैनेजमेंट टीम,
जो अक्वायर करने आ रहा है ना, अक्वायरर जो है ना, बेलनेट्स मैनेजमेंट, उसको नहीं जानती है ये पोर्टफोलियो मैनेजर, बट नोज दैट दे हैव अ रेपुटेशन फॉर इंप्रूविंग द बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का मतलब प्रॉफिट्स एट द कंपनीज दे अक्वायर। लेकिन इतना पता है कि यार जो भी कंपनीज उन लोग अक्वायर करते हैं ना, बेलनेट कंपनी, उसका प्रॉफिट्स एंड ऑल दैट इंप्रूव हो जाता है। क्यों ऐसा? पार्टली बिकॉज दे टेंड टू रिप्लेस द अपर मैनेजमेंट एट देयर टारगेट्स। तो जो बेलनेट कंपनी है, अक्वायर करने के बाद, राइट, वो टारगेट कंपनी का मैनेजमेंट को रिमूव कर देता है एंड अज्यूम देयर फंक्शंस। ओके, बैलेंस ऑफर इज 60% हायर देन द प्राइस ऑफ डेन्यूब शेयर्स बिफोर द अनाउंसमेंट। ओके, तो अगर 100 रुपए शेयर प्राइस चल रहा है डेन्यूब का, तो 160 पर शेयर देने को तैयार है कौन? बैलेंस। डेन्यूब्स मैनेजमेंट हैज कॉन्टैक्टेड मेजर। क्यों मेजर को कॉन्टैक्ट किया? डेन्यूब के मैनेजमेंट ने मेजर को क्यों कॉन्टैक्ट किया? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है, ऑब्वियसली एक तो मेडर वोट करने आने वाली है क्लाइंट के बिहाफ पे, तो यार डेन्यूब का मैनेजमेंट पहले मेडर को बोल के रखेगा कि आपको वोट अगेंस्ट करना है। क्यों पता है इसका रीजन? क्योंकि उन लोग को अपना जॉब का खतरा दिख रहा है ना। वो जो अक्वायरर है, वो अक्वायरर क्या करता है? अक्वायर करने के बाद कहने से मैनेजमेंट को रिमूव कर देता है, राइट? तो टारगेट का मैनेजमेंट का तो जॉब एकदम स्टेक पे है। तो वो टारगेट का मैनेजमेंट आया मेडर के पास और बोला कि यार आप वोट करने आओगे तो वोट अगेंस्ट द टेक ओवर, राइट, ताकि हमारा जॉब क्या रहे? सेफ रहे, राइट? वही लिखा होगा देखिए। And requested that she vote the shares she controls against the takeover because the management is concerned for their jobs and for the welfare of the company. अच्छा, तो दूसरा लाइन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंपनी, वो तो खाली बोलने के लिए था। पहला वाला ज्यादा एकदम टची था, राइट? यार जॉब, वी आर कंसर्न अबाउट द जॉब एंड आल्सो वी आर ऑब्वियसली कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कंपनी, ऐसा बोल रहा है मैनेजमेंट, राइट? टू कंप्लाई विद कोड एंड स्टैंडर्ड्स, मेडर शुड, तो बोलो मेडर को मैनेजमेंट, मतलब वो जो अपना डेन्यूब के मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि क्लाइंट्स के बारे में? ऑब्वियसली क्लाइंट्स के बारे में, राइट? मेडर का जॉब अगर जा भी रहा है तो जाए यार, मेडर का जॉब बोलो, सो सॉरी, मैनेजमेंट का जॉब अगर जा भी रहा है तो जाए, राइट? अगर मेडर को ऐसा लगता है कि एक्विजिशन के बाद सही मायने में डेन्यूब का प्रोस्पेक्ट्स अच्छा होगा, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिलेगा, उनका वेल्थ बढ़ेगा, अगर मेडर को ऐसा लगता है कि यार एक्विजिशन, यू नो, एकदम सही के लिए हो रहा है, एक्विजिशन होने से ये जो डेन्यूब कंपनी है इसके प्रोस्पेक्ट्स और अच्छे हो जाएंगे, तो मेडर शुड डेफिनेटली वोट इन फेवर ऑफ द एक्विजिशन, राइट? मेडर को जाके वो जो डेन्यूब का मैनेजमेंट का जॉब एंड ऑल दैट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फर्स्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द क्लाइंट, राइट? To comply with code and standards, Maida should delegate her proxy vote to another member of a firm due to the conflict of interest created when she was contacted by management. ये क्या नौटंकी है, राइट? बोला यार मैं तो, मेडा बोल रहा है मैं तो बहुत दुविधा में पड़ गई हूँ यार, क्योंकि मैं अगर यू नो टेक ओवर के फेवर में वोट करूंगी तो बेचारे मैनेजमेंट का जॉब जाएगा, राइट? एंड अगेंस्ट कर दूंगी, तो इनफैक्ट अगर मैं वोट अगेंस्ट कर दूंगी तो जो कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स जो बढ़ने वाला था, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगा। तुम समझे क्या? ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? मेडर ने अपना वोटिंग का जो चीज है ना वो किसी दूसरे को डेलीगेट कर दिया। क्यों बोल रहे? मेडर ये बोल रही है कि यार मैं एकदम दुविधा में पड़ गई हूँ, राइट, कि अगर मैं अगेंस्ट में वोट कर दिया, राइट, कि यार टेक ओवर नहीं होना चाहिए, तो डेन्यूब कंपनी का मैनेजमेंट बच जाएगा, राइट? और अगर मैंने फेवर में वोट कर दिया कि टेक ओवर होना चाहिए, तो मैनेजमेंट का जॉब निकल जाएगा, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? ऐसा दुविधा में पड़ गई है। व्हाट नॉनसेंस! क्यों दुविधा में पड़ गया? आपको नहीं सोचना चाहिए मैनेजमेंट के बारे में? वोट फॉर द टेक ओवर इफ इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द डेन्यूब शेयर होल्डर्स regardless of the consequences of the current management. Perfect, right? Option number C, vote for the takeover if she can get assurance that Denim's management team will remain in place. What nonsense! अभी भी आप मैनेजमेंट के सोच रहे हो? क्वेश्चन नंबर 17, Calvesio CFA is the manager of the trust company Small Cap Venture Fund in Toronto. मेरा क्लाइंट कौन है? एक वेंचर फंड है, उनका पैसा मैं संभाल रही हूँ और स्मॉल कैप्स में लगा रही हूँ। ट्रस्ट कंपनी स्मॉल कैप वेंचर फंड। ही प्लेसेस ट्रेड्स फॉर द फंड विद रिवर सिटी ब्रोकरेज। ओके, सारा का सारा ट्रेड एग्जीक्यूशन में रिवर सिटी ब्रोकरेज के थ्रू करवाता हूँ। रिवर सिटी प्रोवाइड्स कैल्वेसियो विद सॉफ्ट डॉलर्स टू परचेज रिसर्च। होप यू अंडरस्टैंड सॉफ्ट डॉलर्स, राइट?
क्लाइंट के ट्रेड्स एक पर्टिकुलर ब्रोकर के थ्रू एग्जीक्यूट कराते हैं, तो ब्रोकर कमीशन जनरेट होता है, उससे खुश होकर वो कुछ गिफ्ट्स एंड ऑल दैट देता है, वही सॉफ्ट डॉलर्स देता है। तो स्टैंडर्ड तो ये कहता है जो भी सॉफ्ट डॉलर्स मिलता है पोर्टफोलियो मैनेजर को, वो प्योरली क्लाइंट के बेनिफिट के लिए होना चाहिए और वो डिस्क्लोज होना चाहिए क्लाइंट को। रिवर्सिटी ऑल्सो एक सेकंड से पढ़ रहे विद सॉफ्ट डॉलर्स टू परचेज रिसर्च। तो सर रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करता है ब्रोकरेज फर्म, चलेगा क्या? चलेगा सर, क्योंकि वो क्लाइंट के बेनिफिट के लिए रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते हैं और ज्यादा इंसाइट मिलता है, तो क्लाइंट को बेनिफिट होता है। River City also deals in municipal bonds, some of which Calvisio holds in his personal portfolio. तो जो Calvisio है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसके पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ बॉन्ड्स भी है, एंड वो जो ब्रोकर है वो बॉन्ड्स एंड ऑल दैट में भी डील करता है। He periodically uses the soft dollars to request research reports on various small cap stocks. सही है, राइट? जो मेरा क्लाइंट है उसका पैसा मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा रहा हूँ, तो ब्रोकर से मैं रिसर्च रिपोर्ट जो आ रहा है दैट इज ऑल्सो रिलेटिंग टू द स्मॉल कैप स्टॉक, एकदम परफेक्ट है। एंड ऑल्सो ऑन द स्टेटस ऑफ द म्यूनिसिपल बॉन्ड। ये क्यों भाई? म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट क्यों? राइट, क्योंकि बॉन्ड्स तो आप अपने पर्सनल अकाउंट में होल्ड कर रहे हो। अगर आपको ब्रोकर से बॉन्ड रिलेटेड रिसर्च रिपोर्ट मिल रहा है, तो ये तो आपके बेनिफिट के लिए आप ले रहे हो, इसमें क्लाइंट को कैसे बेनिफिट मिल रहा है? तो ये नहीं अलाउड है, राइट? जो रिसर्च रिपोर्ट मिल रहा है रिलेटिंग टू द स्मॉल कैप स्टॉक, वो अलाउड है, वो क्लाइंट के बेनिफिट के लिए, ये बॉन्ड वाला नहीं चलेगा। These actions are not in violation, गलत, in violation of his fiduciary duties regarding both small cap research and municipal bonds, नहीं, small cap वाला is okay, not in violation. In violation of his fiduciary duties regarding the municipal bond research, but not so regarding the research on the small cap issues. Perfect. इसका क्या आंसर मार्क किया अपन ने 17 का? सी। 18। Sanchez CFA covers the specialty chemical industry for Rock Advisory Associates. Okay, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, केमिकल कंपनीज को कवर करता हूँ। Until today, he has had a buy recommendation on Chemstar, and many of the firm's customers have purchased shares based upon his recommendation. Okay. पहले कभी केमस्टार के ऊपर बाय रिकमेंडेशन था, एंड उसके बेसिस पे बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे वो केमस्टार को होल्ड कर रहे हैं। The firm's client accounts are divided into two fundamental categories. क्लाइंट अकाउंट्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक है ट्रेडिंग कैटेगरी, एक है बाय एंड होल्ड अकाउंट्स। द फर्म होल्ड डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग अथॉरिटी ओवर द ट्रेडिंग अकाउंट्स। डिस्क्रिशनरी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में हम कभी भी बाई सेल कर सकते हैं, हमारा मन के हिसाब से, डिस्क्रिशनरी है। बट नॉट द बाय एंड होल्ड अकाउंट। बाय एंड होल्ड अकाउंट में आप अपने हिसाब से बाय एंड सेल नहीं कर सकते हो, क्लाइंट एंड ऑल दैट को भी लूप में रखना पड़ेगा, राइट? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। Sanchez has recently come to believe that the fundamentals are changing for the worse at Chemstar. Okay, Chemstar के fundamentals खराब हो रहे हैं, and is preparing a sell recommendation. Okay, Chemstar को पहला buy recommendation था जिसके बेस पे कुछ clients ने buy कर रखा था, अब Chemstar का fundamentals weak हो रहे हैं and we are preparing to give a sell recommendation. He calls a meeting of the firm's portfolio managers with accounts holding Chemstar. Okay, कौन से क्लाइंट के अकाउंट में केमस्टार है भाई, उन सबके पोर्टफोलियो मैनेजर्स को बुलाया and tells them of the pending release of the sell recommendation. Okay. On this basis, the portfolio managers sell all the positions in the discretionary accounts but not in the buy and hold accounts. Sanchez completes and mails the report to all the client 2 days later, and shortly thereafter, many of the buy and hold accounts sell their Chemstar position. भयंकर लेवल पे वायलेशन हुआ है, अगर आपको दिखा होगा तो दो वायलेशन हुआ है। सैंचेस के एंड पे भी हुआ है, पोर्टफोलियो मैनेजर के एंड पे भी हुआ है। सैंचेस के एंड पे ये वायलेशन हुआ है कि यार रिसर्च रिपोर्ट पे पहला हक क्लाइंट का है, राइट? क्लाइंट को आपने क्यों नहीं दिया? आपने तो पहले पोर्टफोलियो मैनेजर्स के साथ शेयर एंड ऑल दैट कर दिया, राइट? क्लाइंट को आप कब दे रहे हो? बाद में। कंप्लीट्स एंड मेल्स द रिपोर्ट टू क्लाइंट्स 2 days लेटर। व्हाई? राइट, आपको तुरंत देना चाहिए कि यार ऐसा ऐसा हुआ है। और पोर्टफोलियो मैनेजर ने क्या वायलेशन किया? पोर्टफोलियो मैनेजर ने तो इनफैक्ट फेयर डीलिंग जो होता है कि यार पहले ट्रेडिंग अकाउंट्स पे सेल करवा दिया, बाय एंड होल्ड वाले पे बाद में, क्यों भाई? राइट?
इनफैक्ट सेंचेज ने भी यहाँ पे फेयर डीलिंग का वॉयलेशन किया हुआ है। पहले पोर्टफोलियो मैनेजर्स को आपने प्रेफर किया ओवर क्लाइंट्स, नहीं, पहला हक क्लाइंट्स का है, राइट। With regard to this action, Sanchez is in violation of the standard on fair dealing. The portfolio managers are in violation of standard of fair dealing. Perfect. उनको समझा? सेंचेस को पहले रिपोर्ट शेयर करना चाहिए था क्लाइंट के साथ कि सेंचेस का गलती, राइट। आपने पहला प्रायोरिटी दिया किसको? पोर्टफोलियो मैनेजर्स को। सेकंड, पोर्टफोलियो मैनेजर्स का गलती ये है कि उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट में फटाफट से सेल करवा दिया, बाय एंड होल्ड अकाउंट को कुछ टाइम के बाद कराया। क्यों ऐसा, राइट? फेयर डीलिंग कहां से हो? 18 का व्हाट ए। Question number 19. According to the standard concerning loyalty, prudence, and care, brokerage is an asset of the client. ये तो एकदम रटा हुआ, ये तो फुल टॉस है, फुल टॉस। ब्रोकरेज इज एन एसेट ऑफ द क्लाइंट। सर, जो ब्रोकर है, ब्रोकर, उसको ब्रोकरेज जनरेट हो रहा है, क्लाइंट्स पैसा दे रहा है, राइट? क्लाइंट से ले रहा है वो, राइट, ब्रोकरेज। तो बदले में जो भी दे रहा है, दैट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्हाट? क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर व्हाट 20. A member would most likely violate the standard regarding duties to client by adding a risky derivative security to the portfolio of a client with a moderate risk tolerance. Adding a risky derivative security to the portfolio of a client with moderate risk tolerance. सर, एक क्लाइंट का रिस्क टॉलरेंस इज मॉडरेट, क्या उसके पोर्टफोलियो में मैं डेरिवेटिव पोजीशन ऐड कर सकता हूँ? यस। व्हाट्स द इशू, राइट? ये तो अपन स्टैंडर्ड में सीखते हैं यार, कि ऑल्दो मानते हैं यार मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस है, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में ना काफी ज्यादा स्टॉक्स वगैरह है, तो चलना एक पुट ऑप्शन बाई कर लेते हैं, तो डेरिवेटिव पोजीशन ऐड हो गया, राइट? तो क्या अर्ज है यार, पुट ऑप्शन बाई करने से प्रोटेक्टिव पुट हो गया, राइट? Adding a risky derivative security to the portfolio of a client with moderate risk tolerance, चलेगा, चलेगा, एकदम चलेगा। सब पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा स्टॉक्स वगैरह था, तो यार साइमल्टेनियसली एक पुट ऑप्शंस वगैरह बाई करवा दिए, जिससे कि स्टॉक का प्राइस नीचे भी जाता है तो पुट ऑप्शन संभाल लेगा, राइट? और नहीं यार, आप पुट ऑप्शन को कैसे ऐड कर सकते हो? पुट ऑप्शन तो डेरिवेटिव है, बहुत रिस्की है। व्हाट नॉनसेंस, राइट? नहीं, पुट ऑप्शन को ऐड करने से प्रोटेक्टिव पुट हो जाएगा, वैसे कुछ, तो ये चलेगा। बी क्या है? एग्जीक्यूटिंग अ क्लाइंट ऑर्डर। एग्जीक्यूटिंग अ क्लाइंट ऑर्डर, मैं ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा काम क्या है कि जो भी ऑर्डर्स मेरे को मिलता है, राइट, कि यार ये क्लाइंट पे अकाउंट में बाई करते सेल करते, मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूटिंग अ क्लाइंट ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी दैट द मेंबर बिलीव इज ग्रेटली ओवर वैल्यू। ठीक है, मेरे को एक ऑर्डर मिला कि यार फलाना फलाना क्लाइंट के अकाउंट से ये सेल कर दे, मैंने सेल कर दिया, क्या वॉयलेशन? Recommending purchase of securities without a reasonable inquiry into the investment experience of the client, right? आपको क्लाइंट का रिस्क टॉलरेंस के बारे में नहीं पता, कंस्ट्रेंट्स के बारे में नहीं पता, उसके पोर्टफोलियो कंपोजिशन के बारे में नहीं पता, और आपने स्ट्रेट अवे रिकमेंड कर दिया कि यार ये स्टॉक को बाई कर लो, ये वॉयलेशन है, ये नहीं चलेगा, राइट? ए एंड बी आर नॉट वॉयलेशन, सी इज व्हाट? वॉयलेशन, राइट? यहाँ पे स्टैंडर्ड नंबर 3 आ गया। क्लाइंट को आपको पहले समझना पड़ेगा, क्लाइंट का रिस्क टॉलरेंस समझना पड़ेगा, उसके कंस्ट्रेंट्स देखने पड़ेंगे, उसके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कंपोजिशन को देखना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको रेकमेंड कर रहा है स्ट्रेट अवे, भाई ये स्टॉक बढ़िया है, बाई कर लो, नहीं चलेगा विदाउट रीजनेबल इंक्वायरी। 20 का व्हाट सी। 21. Calavesio CFA is the manager of the Trustco Small Cap Venture Fund in Toronto. ये तो अभी देखे थे ऊपर भी, राइट? मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ ट्रस्ट को वेंचर फंड का, एंड उनके पैसे को स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन अलग है, मतलब सेम राइट अप है बट सिनेरियो अलग है। कैलवेसियो प्लेसेस अ ट्रेड विद क्वांटको ब्रोकरेज, राइट? मैं ट्रेड्स क्वांटको ब्रोकरेज के थ्रू एग्जीक्यूट कराता हूँ। while Calvasio's part of transaction was conveyed correctly to Quantco, फिर से, while Calvasio's part of transaction was conveyed करेक्टली टू क्वांट को, राइट? मैंने जो कम्युनिकेट किया ना मेरे ब्रोकर को कि यार इतना शेयर्स बाई कर देना, तो मेरा पार्ट सही था, मैंने बोला यार 100 शेयर्स बाई कर देना। देयर वाज अ ट्रेडिंग एरर मेड इन कैल्विसियोस अकाउंट ड्यू टू द स्लिप अप विद क्वांटको। मैंने बोला 100 शेयर्स बाई कर लेना, राइट? ये था, लेकिन ब्रोकर ने 1000 शेयर्स बाई कर दिया। ऑब्वियसली मेरे को दिख गया 1000 शेयर्स, लेकिन बोला तो मैंने 100 शेयर्स था। Calvesio realizes that the error has taken place and informs his contact at Quantco. ब्रोकर को कॉल किया और बोला यार अरे क्या कर दिया यार, 100 शेयर्स बोला था अपन ने, आप देखो वो जो ऑडियो क्लिप है उसको सुनो, मैंने 100 शेयर्स बोला था, राइट? और आपने तो 1000 बाई कर दिए। Calvesio allows Quantco to cover the error with no cost to Trustco. Okay.
तो कॉन्टको ने जवाब दिया कि सर ओके, हमारे एंड से गलती हो गया सर, डोंट वरी, जो एक्स्ट्रा शेयर्स हमने बाई किया ना 900 शेयर्स, उसको सब बेचेंगे एंड ऑल दैट, लॉस एंड ऑल दैट का कोई टेंशन मत लो, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, राइट। आपको 100 शेयर्स बाई करना था, 100 शेयर्स के लिए जितने भी फंड्स लगने थे उतना ही डिडक्ट होगा, डू नॉट वरी, राइट। वही लिखा हुआ है, कैलवेसियो अलाउज क्वांट टू कवर द एरर, ऑब्वियसली गलती उसी का है, ब्रोकर का है, तो वही कवर करेगा विथ नो कॉस्ट टू ट्रस्ट को। दिस इज कुछ नहीं यार, ये तो नॉर्मल सिनेरियो होता है, इसमें काहे का वॉयलेशन हो गया, राइट। मैंने एक ऑर्डर मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट करने बोला कुछ शेयर्स का, उसने ज्यादा क्वांटिटी बाई कर लिया या कम क्वांटिटी बाई कर लिया, बाद में पता चला कि एक एरर हुआ है, एंड जैसे ब्रोकर को पता चला वो अपना एरर को कवर अप कर रहा है विद नो कॉस्ट टू माय क्लाइंट, परफेक्ट, ये तो होते रहता है, इसमें कहां से वॉयलेशन दिस दैट का बात आ गया, दिस इज परमिसिबल, राइट। शक के नजर से नहीं देखना है हर चीज को। कुछ कुछ लोग जो एकदम सुपरफिशियली पढ़ते हैं ना, वो ऑप्शन सी को टिक ही नहीं करेंगे, बोला यार परमिसिबल तो होगा ही नहीं एथिक्स में, कुछ ना कुछ वॉयलेशन हुआ ही है, डोंट। 21 का वर्ड सी। क्वेश्चन नंबर 22, इन सिक्योरिंग द शेयर्स, क्या बोल रहा है, इन सिक्योरिंग शेयर्स फॉर ऑल अकाउंट्स अंडर अ मैनेजमेंट, ओके, राइट। अ पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो शेयर्स बाय एंड ऑल दैट कर रहा है, राइट। Camel of Northwest Futures purchased 3 blocks of shares at 3 different prices. 3 block of shares, block 1, block 2, block 3, राइट। बहुत ज्यादा क्वांटिटी बाई करना था लगता है, तो एकदम तोड़ तोड़ के बाई किया है, पहला ब्लॉक 1 शेयर्स, फिर ब्लॉक 2, फिर ब्लॉक 3, ऑब्वियसली अलग अलग प्राइसेस में आएगा, कॉमन सेंस। She then allocated these shares by placing shares from the first block in accounts with surnames beginning with A to G. क्या नॉनसेंस है ये, बोल रहा है यार ए टू जी वाले लोग को फर्स्ट ब्लॉक से मिलेगा, एच टू पी वालों को सेकंड ब्लॉक से मिलेगा, और क्यू टू जेड वालों को थर्ड ब्लॉक से मिलेगा। वाह। तो अगर फर्स्ट ब्लॉक का शेयर्स कम प्राइस पे आया होगा, इसका मतलब जो ए से जी वाले हैं, जिनका भी नाम ए से लेके ए टू जी से स्टार्ट होता है, उनको तो फायदा, क्योंकि उनको शेयर्स मिला एट लो कॉस्ट में। और अगर ब्लॉक 3 सपोज हाई प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ होगा, तो जो क्यू से जेड वाले जिनको थर्ड ब्लॉक से शेयर्स मिल रहा है, उनको कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा, तो फेयर डीलिंग कहाँ पे हुआ। इस तरीके से थोड़ी आप एलोकेट कर सकते हो कि यार पहले ब्लॉक से किसको करेंगे, जिनका भी नाम ए टू जी से स्टार्ट हो रहा है ना उनको करेंगे, दूसरे ब्लॉक से एच से लेके पी जिनका भी नाम स्टार्ट हो रहा है उनको करेंगे, और थर्ड वाले ब्लॉक से क्यू से लेके जेड जिनका भी नाम स्टार्ट हो रहा है ना उनको थर्ड ब्लॉक से करेंगे। वाह। तो ये तो अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया, राइट। फेयर डीलिंग तो तब होता है कि यार फर्स्ट ब्लॉक से भी सारे क्लाइंट्स को जाएगा, सेकंड ब्लॉक से भी सारे क्लाइंट्स को जाएगा, थर्ड ब्लॉक से भी सारे क्लाइंट्स को जाएगा प्रोरेटा बेसिस पे, राइट। तो ही तो हुआ ना फेयर डीलिंग। द एक्शन इज कंसिस्टेंट नहीं, नॉट परमिसिबल अंडर कोड एंड स्टैंडर्ड, बी। क्वेश्चन नंबर 23, an investment advisor goes straight from a research seminar to a meeting with a prospective new client। एक सेकेंड, अभी तक क्लाइंट बना है, इनफैक्ट बना है, बनी है, वॉट एवर, कि नहीं, नहीं सब प्रोस्पेक्टिव है, with whom she has never been in contact, okay। तो कोई तो सेमिनार एंड ऑल दैट अटेंड कर रही थी, पोर्टफोलियो मैनेजर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो सेमिनार खत्म होने के बाद तुरंत एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से मिलने चली गई, जिसके साथ ऑब्वियसली पहले कभी मुलाकात हुआ नहीं था, राइट। The advisor is very excited about the information she just received in the seminar and begins showing the prospective client that the new ideas her firm is coming up with. This is most likely a violation of, yeah, difficult है। स्टोरी में मतलब स्टोरी थोड़ा ही बोला हुआ है कि यार एक एडवाइजर है, एक सेमिनार अटेंड कर रही थी, जैसे सेमिनार खत्म हुआ, सेमिनार में बहुत ज्यादा नॉलेज वगैरह मिला, तो स्ट्रेट अवे चली गई किसको मिलने, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को, जिससे पहले कभी मुलाकात हुआ नहीं था, और मिलके चालू कर दिया बताना उसको कि यार ऐसे ऐसे है, ये आपको आइडिया बहुत काम करेगा, दिस दैट तो नंबर 1 ये वॉयलेशन है। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास जाके ये शेयर करना चाहिए था, क्योंकि आपका पहला ड्यूटी इज टुवर्ड्स योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, जिनका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी पता है। नंबर 2, आप अगर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के पास जा रहे हो, तो आप स्ट्रेट अवे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि यार ये चीज आपको परफेक्ट सूट करेगा, ये लिखा है ना, begins showing the prospective client that the new ideas of firm is coming up with, right। आपको क्लाइंट को समझना पड़ेगा ना यार, क्लाइंट का रिस्क टॉलरेंस क्या है, क्लाइंट का क्या कंस्ट्रेंट्स है, क्लाइंट का कुछ एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन है क्या, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि यार क्लाइंट को क्या बेस्ट सूट करता है। तो 2 चीज का वायलेशन हुआ है। नंबर 1,
फेयर डीलिंग ये कहता है कि आपको आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के पास पहले जाना चाहिए। एंड नंबर टू, सूटेबिलिटी का वायलेशन हुआ है, आप स्ट्रेट अवे चालू कर दिया, आपके हिसाब से आप बोल रहे हो कि आपको बेस्ट है, नहीं, वो क्लाइंट को आपको समझना पड़ेगा, एंड क्लाइंट के हिसाब से क्या बेस्ट सूट हो रहा है, एंड देन उसके बाद यू नो उसको रिकमेंड या फिर उसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फेयर डीलिंग भी हर्ट हुआ, सूटेबिलिटी भी हर्ट हुआ। दिस इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, राइट। तो यहाँ पे ना स्टोरी थोड़ा कच्चा पक्का है, तो इतना ज्यादा कॉन्क्रीट आएगा नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट फेयर डीलिंग में चले जाएंगे कि यार प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के पास कैसे चली गई, ठीक है, पहले तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास जाना चाहिए, राइट। सूटेबिलिटी ध्यान में नहीं आएगा। सूटेबिलिटी ध्यान में आने के लिए यहाँ पे ये लाइन, एंड बिगिन शोइंग द प्रोस्पेक्ट लिखा हुआ है, मतलब द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, देन बिगिन शोइंग द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट द न्यू आइडियाज हर फर्म इज कमिंग अप विद, हम लोग ये ला रहे हैं, तो क्या भाई, क्या पता क्लाइंट को वो चीज सूट ना करे, या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को वो चीज सूट ना करे। यहां से सूटेबिलिटी का स्मेल आ गया, इससे वॉयलेट हो गया करके। 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24, an analyst with his own money management firm trades on behalf of several large pension funds, ठीक है, पेंशन फंड हमारा क्लाइंट है, उसके बिहाफ पे हम ट्रेडिंग एंड ऑल दैट करते हैं। The analyst now performs all trades through a particular brokerage firm because the brokerage provides his firm with no interest line of credit if paid within 60 days। वाह, क्या ब्रोकर मिला है, राइट। ब्रोकर बोल रहा है कि यार हम तुरंत ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेंगे, राइट, डोंट वरी, 60 डेज के बाद आप पेमेंट करो तो भी चलेगा, हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इफ 60 डेज बाद बोलो, सॉरी, इफ पेड विद इन 60 डेज, तो कोई भी इंटरेस्ट एंड ऑल दैट नहीं चार्ज करेंगे, राइट। ऐसा ब्रोकर ने एक फैसिलिटी देके रखा हुआ है। अच्छा है ये तो, राइट। मतलब क्लाइंट को तुरंत ब्रोकरेज कॉस्ट का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड जो भी ब्रोकरेज का अमाउंट है वो विद इन 60 डेज के अंदर पे करना है, विदाउट एनी इंटरेस्ट। 60 डेज के बाद करोगे तो यार इंटरेस्ट एंड ऑल दैट चार्ज करेगा ऑब्वियसली। फिर से पढ़े। The analyst now performs all trades through a particular brokerage firm because the brokerage provides his firm with no interest line of credit if paid within 60 days। सर ट्रेड होने के तुरंत, ट्रेड होने के नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अगर आपने पे कर दिया तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। द लाइन ऑफ क्रेडिट इज अवेलेबल टू ऑल ब्रोकरेज क्लाइंट्स, ठीक है। The brokerage provides the analyst with personal account privileges, personal account privileges, right। ब्रोकर ये कह रहा है एनालिस्ट को कि यार सिंस आपने इतना सारा क्लाइंट्स मेरे को दिया है, तो आपका पर्सनल अकाउंट को प्रिविलेज देंगे, कुछ बेनिफिट आपको देंगे। ये एनालिस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा भी नहीं करना चाहिए, राइट। सॉफ्ट डॉलर्स में वही सॉफ्ट डॉलर्स आपको लेना चाहिए जो क्लाइंट के बेनिफिट के लिए हो। यहाँ पे ब्रोकर से जो मिल रहा है वो एनालिस्ट के बेनिफिट के लिए मिल रहा है। देखो, द ब्रोकरेज प्रोवाइड्स द एनालिस्ट विद पर्सनल अकाउंट प्रिविलेजेस दैट ही वुड नॉट अदरवाइज बी एलिजिबल फॉर, राइट। और क्यों दे रहे हैं ब्रोकर उसको? क्योंकि यार वो एनालिस्ट के थ्रू तो इतना सारा क्लाइंट्स का ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहा है ना, वो ब्रोकर के थ्रू, तो बदले में कुछ रिटर्न गिफ्ट दे रहा है सिर्फ एनालिस्ट को, नहीं चलेगा। The brokerage also provides the analyst with free research reports on many companies। ये चलेगा कि रिसर्च रिपोर्ट एनालिस्ट को मिलेगा, एनालिस्ट उसको पढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली वो क्लाइंट के बेनिफिट के लिए यूज होगा, राइट। Which of these benefits are violation of standard 3A? Personal account privileges, B। Question number 25, which of the following is the least likely required of the fiduciaries who are responsible for the pension plan? सब पेंशन प्लान या पेंशन फंड आप संभाल रहे हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द बेनिफिशियरीज ऑफ द प्लान, राइट। ये हमने पढ़ा था। बोल रहा है लीस्ट लाइकली, पहले लाइकली ढूंढ लेते हैं। सपोर्टिंग द स्पॉन्सर मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रॉक्सी फाइट, ये लीस्ट लाइकली है। बी देखते हैं, जजिंग इन्वेस्टमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो, जजिंग इन्वेस्टमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो, जनरल स्टेटमेंट बोला है कि यार पोर्टफोलियो को देखो एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दैट को रिकमेंड करने का सोचना। एक्टिंग सोली इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्लान पार्टिसिपेंट्स, तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी तो परफेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। ऑप्शन नंबर ए क्या है? लीस्ट लाइकली। 25 का व्हाट ए? कुछ क्वेश्चन मिस आउट किया कि मैंने? एक क्वेश्चन जो पता नहीं मैंने देखा, जो यहाँ पे मैंने करते हुए तो मेरे को नहीं दिखा, आई डोंट नो, एक बार देख रहे हैं।
ठीक है, सारा का सारा कर लिया है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ये हमारा दूसरा सेट हो गया, राइट। अप टिल नाउ 50 क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड, राइट। तो अगेन आई वुड से एथिक्स में आप 50 बार नोट्स को पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, राइट। आपके पास आई एम 100% श्योर प्रोफेशनलिज्म के ऊपर नोट्स रहेगा, इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर नोट्स रहेगा, फेयर डीलिंग के ऊपर नोट्स रहेगा, राइट, ड्यूटीज टू एम्प्लॉयर के ऊपर नोट्स रहेगा। सबसे चैलेंजिंग पार्ट इज यार उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में वो स्टोरी जो बना के दिया हुआ है, वो स्टोरी पढ़ के आपको करेक्ट होना चाहिए कि यार कहाँ पे हिट हो रहा है, राइट। कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैं एथिक्स में कोई भी लिटरेचर वगैरह चालू नहीं किया, राइट। आई कुड हैव स्ट्रेट अवे स्टार्टेड कि यार चलो बोर्ड में चार्ट बना देते हैं कि भाई ये फेयर डीलिंग के अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है, बट दैट विल नॉट हेल्प। वो तो आप भी कर ही रहे हो आपके एंड पे, क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, राइट, जिससे ही मास्टरी आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। चलो, थैंक यू।